जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपना मेवाड़ का जो भुइल वंश है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम दोस्तों कच्छावा राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। कच्छावा कौन है, कहाँ कहाँ पर इन्होंने शासन किया, कौन कौन से क्षेत्र इनके अधिकार क्षेत्र में आते थे, कच्छावा ही इनको क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें आज हमारी चर्चा का विषय रहेगी। मूल रूप से दोस्तों आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कच्छावा राजवंश की पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम पर्टिकुलर शासकों के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के प्रारंभ करते हैं कच्छावा राजवंश। दोस्तों इन्होंने कहाँ कहाँ पर शासन किया, तो इनका शासन क्षेत्र थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत सारी जगह कुछ गाइड में कुछ नोट्स में ऐसा लिखा जाता है, क्या लिख दिया जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि इन्होंने शासन किया जयपुर पर, यानी कि जयपुर के कच्छावा राजवंश ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है अभी साबित करेंगे। इन्होंने दोस्तों शासन किया ढूंढाड़ पर। ढूंढाड़ का क्या मतलब है, जयपुर, दौसा, टोंक, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर। मैं पहले दोस्तों अपना पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि मैं एक बार है ना किसी भी चीज को लिख दूंगा। जब मैं लिखूंगा तो आप जितना उस चीज को ध्यान रख सको रख लो, यानी जितना आप उस चीज को रिकॉल कर सको उतना कर लो। लिखने के बाद में मैं एक बार फिर से उस चीज को समझाऊंगा, तो उस टाइम पे आपके वो जो चीज मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में वो परमानेंट हो जाएगी, है ना। तो जब मैं लिखूं तब आप लोड मत लिया करो कि भाई अब क्या हो गया, तो समझ में ही नहीं आया क्या लिख दिया, क्योंकि लिखने के बाद में मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा प्रत्येक चीज को, निश्चिंत रहो। इसके अलावा दोस्तों करौली का उत्तरी भाग, करौली का उत्तरी भाग जैसे मैंने अभी लिख दिया, तो मैं कैसे समझा रहा हूँ ना, देखना अभी। कच्छावा राजवंश ने कहाँ पर शासन किया, तो एक तो इनका ढूंढाड़ क्षेत्र में शासन किया। ढूंढाड़ क्षेत्र का अर्थ है प्यारे दोस्तों जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली का उत्तरी भाग। पूरा करौली की बात नहीं कर रहे हैं, करौली की केवल उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने शेखावटी में भी शासन किया। कहाँ पर किया भाई, शेखावटी भी इनके शासन का क्षेत्र रहा है। शेखावटी का मतलब क्या है, चूरू, झुंझुनू और सीकर। इसके अलावा दोस्तों जयपुर का भी कुछ क्षेत्र शेखावटी में आता है। तो अब आप बताओ कि जब कुछ नोट्स या फिर कुछ गाइड में ऐसा लिख दिया जाता है जयपुर का कच्छावा राजवंश, तो क्या वो सही है? जयपुर तो यहीं पे रह गया, ये क्या है फिर? इस वजह से मैं कहता हूँ अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन्होंने शासन किया दोस्तों ढूंढाड़ क्षेत्र, और ढूंढाड़ क्षेत्र का अर्थ होता है जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली का उत्तरी भाग। शेखावटी में किया इन्होंने, इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर का कुछ भाग भी शेखावटी का हिस्सा माना जाता है। कच्छावा शब्द कहाँ से निकल के आया, तो ये खुद बोलते हैं। कौन? ये खुद बोलते हैं, जो यहाँ के शासक रहे हैं उनका एक खुद का ये मानना है कि ये भगवान राम श्री राम भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र, भगवान राम के जो ज्येष्ठ पुत्र थे दोस्तों उनका क्या नाम है, कुश। तो कच्छावा शासकों का मानना है कि भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज होने के कारण ये प्रारंभ में कुशवा कहलाए। प्रारंभ में क्या कहलाए भाई, ये कुशवा कहलाए, और ये कुशवा आगे चलकर कच्छवाहा कहलाए। क्या कहलाए भाई, कच्छवाहा कहलाए। ये इनका खुद का मानना है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण का नाम आपने जरूर सुना होगा, सूर्यमल मिश्रण या फिर सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार दोस्तों जयपुर का जो कच्छावा राजवंश है ये रघुवंशी शासक, ये रघुवंशी शासक, कौन सा शासक, रघुवंशी शासक कुर्मी की संतान है। रघुवंशी शासक कुर्मी की संतानें हैं ये। सूर्यमल मिशन के अनुसार कच्छावा जो राजपूत हैं वो रघुवंशी शासक कुर्म की संतान होने के कारण कुर्म वंशीय भी कहलाते हैं, कुर्म वंशीय भी कहलाते हैं।
और दोस्तों ये कुर्मवंशीय साधारण भाषा में कच्छावा के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों GH ओझा, अभी मैं केवल लिख रहा हूँ, एक बार फिर मैं इसको रिपीट करूंगा, समझाऊंगा आपको, आप केवल तसल्ली से अभी ध्यान रखो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ। GH ओझा का ऐसा मानना है दोस्तों कि कच्छावा इनका मूल पुरुष था, यानी कि इनका बाप दादा बूढ़ा कोई रहा होगा, प्रारंभिक जो पुरुष जिसे मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष हम कह सकते हैं, तो वो रहा होगा कच्छावा नाम से, और उसी के नाम से इनका आगे जो राजवंश निकला वो कच्छावा राजवंश निकला। जैसे गुइल, मेवाड़ में जो गुइल प्रथम पुरुष था उनका, और गुइल से जो वंश निकला आगे वो गुइल वंश कहलाया। तो इस प्रकार से दोस्तों गौरीशंकर हीरानंद ओझा का ऐसा मानना है कि इनका जो आदि पुरुष या फिर इनका जो मूल पुरुष रहा है उसका नाम क्या है, कच्छावा है, और वहीं से आगे ये जो कच्छावा शाखा निकली है। अलग अलग मत है, अपने को जज नहीं करना कि कौन सा मत सही है या फिर कौन सा मत गलत, ये अपना काम नहीं है। जो जो मत है मैंने आपके सामने रख दिए हैं, एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपको उस प्रकार से उत्तर देने हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। कच्छावा शासकों का ऐसा मानना है कि वो भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज हैं, इस कारण प्रारंभ में वो कुशवाहा कहलाए और बाद में वो कुशवाहा ही आगे कच्छावा के नाम से जाना जाने लगा। कवि सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कच्छावा जो शासक है वो रघुवंशी शासक कुर्म की संतान होने के कारण कुर्म वंशीय भी कहलाते हैं, और ये कुर्म वंशीय साधारण भाषा में कच्छावा कहलाता है। इतिहासकार GH ओझा के अनुसार कच्छावा इनका मूल या फिर आदि पुरुष था, और वहीं से ये शाखा निकली है, वहीं से ये वंश निकला है, इस वजह से इनका नाम कच्छावा है। दोस्तों आमेर का शिलालेख मिलता है, आमेर का शिलालेख। दोस्तों आज हम हमारी जो आमेर जो कच्छावा राजवंश है इसकी ये प्रथम क्लास है, तो हम थोड़ी सी चीज़ों को बारीकी से भी पढ़ना चाहेंगे, यानी कि थोड़ी सी उसके कॉन्सेप्ट वगैरह, थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह। आज हम ज़्यादा कुछ चीज़ें पढ़ेंगे नहीं, जैसे शासकों वगैरह के बारे में, इनके बारे में आज हमारी चर्चा नहीं रहेगी। आज हम बेसिक जानकारी एकत्रित करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि इसके आने वाले जो मेरे ख्याल से 5-7 दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। और लेक्चर की अगर बात करें वीडियो लेक्चर की, तो 5-7 वीडियो लेक्चर में ये पूरा ही कच्छावा राजवंश कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसका आधार क्या रहेगा? उसका आधार दोस्तों ये पहला लेक्चर रहेगा। आज जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ये आने वाले सभी लेक्चर का आधार रहेगी। इस वजह से इस लेक्चर को थोड़ा सा आपको गंभीरता से सुनने समझने की आवश्यकता है इस लेक्चर को। आमेर का शिलालेख दोस्तों 1612 में प्राप्त होता है, और आमेर की शिलालेख में कच्छावा राजवंश के लिए रघुवंश तिलक शब्द का प्रयोग किया गया है। रघुवंश तिलक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या बोला मैंने? आमेर का शिलालेख 1612 के अनुसार कच्छावा राजवंश के लिए रघुवंश तिलक शब्द का इस्तेमाल मिलता है। दोस्तों इनका जो राज चिन्ह था, कच्छावा शासकों का राज चिन्ह, इसकी बात करें राज चिन्ह, तो इनका राज चिन्ह क्या था? सूर्य था। क्या था इनका राज चिन्ह? सूर्य इनका राज चिन्ह था। अब हम चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने कच्छावा राजवंश की स्थापना की। सर्वप्रथम कच्छावा राजवंश की स्थापना कहाँ पर हुई, किसको राजधानी बनाया, वो सारी चीजें हम डिस्कस अब करना चाहते हैं। तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा अपने को, इसको हटा देते हैं। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, माना कि तेरी प्रारंभ। दोस्तों एक व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है दुलेराय। क्या नाम है भाई? दुलेराय। ऐसा कहा जाता है कि कच्छावा, कहा क्या जाता है, आपको तो मानना है इसे, कच्छावा राजवंश का संस्थापक माना जाता है दुलेराय। दुलेराय के लिए कई जगह पर तेजकरण शब्द भी मिलता है। आपको तेजकरण शब्द याद ना होए कोई बात नहीं, आपको दुलेराय जरूर ध्यान में रखना है। दुलेराय का संबंध है दोस्तों ग्वालियर से। दुलेराय के पिता का नाम था सोंटदेव, और सोंटदेव नरवर के निवासी थे। इस वजह से जो दुलेराय है इसका संबंध कहाँ से हो गया? ग्वालियर से हो गया। ग्वालियर से आया, ये ढूंढाड़ क्षेत्र में आया। ढूंढाड़ क्षेत्र में दोस्तों बड़ गुजरों का अधिकार था।
बड़गुजरों को 1137 ईस्वी में दुलेराय के द्वारा परास्त किया जाता है और ढूंढाड़ क्षेत्र में दौसा बसाकर दौसा को अपनी प्रथम राजधानी बना लिया जाता है। उसी के बाद इसी दुलेराय के द्वारा मीणाओं को परास्त किया जाता है। कहाँ पर परास्त किया जाता है? जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया जाता है दुलेराय के द्वारा, और जमुआ रामगढ़ को कच्छावा राजवंश की राजधानी बना दिया जाता है। यानी कि पहली राजधानी दौसा थी और दूसरी राजधानी कौन सी बन गई अब? जमुआ रामगढ़। इसी जमुआ रामगढ़ में दोस्तों दुलेराय के द्वारा अपनी कुल देवी यानी कच्छावा शासकों की कुल देवी जमुआ माता का मंदिर भी बनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम और घटनाक्रम की बात करें तो 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा आमेर के मीणाओं को परास्त किया जाता है। आमेर के मीणाओं को परास्त करके आमेर को राजधानी बना दिया जाता है कोकिल देव के द्वारा 1207 ईस्वी में। यानी कि आमेर कच्छावा राजवंश की कौन सी राजधानी होगी? तीसरी राजधानी होगी। 1237 ईस्वी में कच्छावा शासक राजदेव के द्वारा आमेर में भव्य कदमी महलों का निर्माण करवाया जाता है और इन्हीं कदमी महलों में जयपुर के जो भी आज्ञा शासक आएंगे उनका क्या होगा? राज्याभिषेक या फिर राजतिलक होता है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन लिख भी लेते हैं। इसके बाद में हम पृथ्वीराज कच्छावा का भी जिक्र करेंगे, नरुका का भी जिक्र करेंगे, शेखावत का भी हम जिक्र इसी लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। बने रहे बस। संस्थापक कौन है दोस्तों कच्छावा राजवंश का? ये जरूर ध्यान में रखना भैया, इंपॉर्टेंट है। इसका संस्थापक है दुलेराय। मैं एक बार लिख रहा हूँ सारी चीजें, आप जितनी ध्यान में रख सको अपनी स्मृति में उतनी ध्यान में रख लो। अगर आप ध्यान में नहीं भी रख सकते हो तो भी कोई गंभीर समस्या नहीं है। एक बार सारी चीजें लिखने के बाद में मैं सारी चीजें एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तब उस टाइम पे आप जरूर ध्यान में रख लेना। संस्थापक कौन है इसका? दुलेराय है। दुलेराय का संबंध कहाँ से? ग्वालियर से है। इसके पिता सोटदेव नरवर के निवासी थे। दुलेराय के द्वारा दोस्तों 1137 ईस्वी में, कब भाई? 1137 ईस्वी में दुलेराय के द्वारा 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ क्षेत्र के बड़ गुजरों को परास्त करके, ढूंढाड़ क्षेत्र के बड़ गुजरों को परास्त करके, ढूंढाड़ क्षेत्र के बड़ गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ में दौसा बसाया जाता है। दौसा बसाया जाता है। उस दौसा को कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी बना दिया जाता है, फर्स्ट राजधानी। प्यारे दोस्तों, आपके लिए पहला क्वेश्चन तैयार हो चुका है। वो पहला क्वेश्चन क्या है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन आमेर, दूसरा ऑप्शन जयपुर, तीसरा ऑप्शन जमुआ रामगढ़, चौथा ऑप्शन दौसा। क्या लगाओगे भाई? दौसा लगाना ही पड़ेगा। पहली राजधानी कौन सी है? दौसा। किसने बसाई? प्रथम राजधानी किसने बसाई? दुलेराय ने बसाई। कच्छावा राजवंश का संस्थापक कौन है? दुलेराय। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में दोस्तों इन्हीं दुलेराय महाशय के द्वारा मीणाओं को परास्त किया गया। कहां पर किया गया? जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया गया। जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया गया। जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई? दुलेराय के द्वारा। यानी कि दोस्तों हम यूं भी तो कह सकते हैं कच्छावा राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन है? दुलेराय। कुछ जगह इसका नाम तेजगढ़ भी मिलता है। नाम ध्यान में रख सको तो अच्छा, नहीं भी रख सको तो भी कोई समस्या नहीं है। दुलेराय के द्वारा जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त करके जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया गया। और जमुआ रामगढ़ कौन सी राजधानी हो गई? ये सेकंड राजधानी हो गई। सेकंड राजधानी का ये मतलब नहीं है कि वो भी राजधानी है फिर ये भी बन गई। वो अब नहीं रही है, वो पहले थी, इसको खत्म अभी। अब कौन सी राजधानी है? जमुआ रामगढ़ है। ठीक है। जब कोई दूसरी राजधानी बन जाती है तो पहले वाली नहीं रहती है। जैसे नागदा चित्तौड़ की प्रथम राजधानी थी, किसने बनाई थी? बप्पा राव ने बनाई थी। फिर उसके बाद में आहड़ बनी थी, किसने बनाई थी? अल्लड़ ने बनाई थी। उसके बाद में चित्तौड़ थी, जयत्र सिंह के द्वारा चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया। उसके बाद में उदयपुर थी, उदय सिंह के द्वारा। उसके बाद में कुछ समय तक कुंभलगढ़ रही। उसके बाद में कुछ समय तक चावंड भी रही।
लेकिन दोस्तों जब एक राजधानी रही उसके बाद में दूसरी राजधानी बना लिया गया तो पहली राजधानी नहीं रहती है, दूसरी जो राजधानी बनाई गई है वही राजधानी रहती है। ऐसा नहीं कि वो भी राजधानी ये भी राजधानी, ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये बात आपको भी पता होगी, फिर भी मैंने बता दी क्योंकि आप भी महान ज्ञाता व्यक्ति हो और मैं तो आपसे सीख ही रहा हूँ। ठीक है भाई। दुले राय के द्वारा 1137 ईस्वी में बड़ गुजरों को परास्त करके, ढूंढाड़ के बड़ गुजरों को परास्त करके दौसा को अपनी राजधानी बनाया गया और दौसा इस प्रकार से कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी थी। 1137 ईस्वी में दुले राय के द्वारा ढूंढाड़ क्षेत्र में कच्छावा राजवंश की स्थापना कर दी जाती है। उसके बाद में इसी दुले राय के द्वारा जम्मू और रामगढ़ में मीणाओं को परास्त करके जम्मू और रामगढ़ को अपनी राजधानी बना दिया जाता है और जम्मू और रामगढ़ में ही दोस्तों इसी दुले राय के द्वारा जमुआई माता का मंदिर बनाया जाता है। कौन सी माता? जमुआई माता का मंदिर बनाया जाता है। और ये जमुआई माता दोस्तों ये है इनकी कुल देवी। क्या है? जो कच्छावा राजवंश के शासक है इनकी कुल देवी का क्या नाम है भाई? जमुआई माता। और जमुआई माता का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? दुले राय के द्वारा करवाया जाता है। दुले राय का चैप्टर फिनिश, खत्म। अब बात करते हैं 1207 ईस्वी की। 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा, किसके द्वारा? कोकिल देव के द्वारा। किसके द्वारा भाई? कोकिल देव के द्वारा। 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा आमेर की मीणाओं को परास्त किया जाता है। आमेर की जो मीणा है उनको परास्त किया जाता है, यानी कि आमेर पे किसका शासन था? मीणाओं का शासन था। इन मीणाओं को परास्त किया जाता है कोकिल देव के द्वारा और आमेर को अपनी राजधानी बना दिया जाता है। यानी कि आमेर इस प्रकार से कच्छावा राजवंश की कौन सी राजधानी है भाई? तीसरी राजधानी, थर्ड राजधानी है। क्या बोला मैंने? एक बार रिपीट करें। 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा आमेर की मीणाओं को परास्त करके आमेर को राजधानी बना दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों आमेर जयपुर के जो आमेर जो कच्छावा राजवंश की कौन सी राजधानी है भाई? तीसरी राजधानी है, थर्ड राजधानी है। हो गई यहाँ तक बात कंप्लीट, आगे कर लें। 1237 ईस्वी में कच्छावा शासक जिसका नाम है दोस्तों राजदेव। क्या नाम है भाई? राजदेव। इस राजदेव के द्वारा आमेर में भव्य कदमी महलों का निर्माण करवाया जाता है। कदमी महलों का निर्माण करवाया जाता है। क्या खास बात है? खास बात यह है दोस्तों कि इन कदमी महलों में जयपुर के शासकों का राज तिलक होता था। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो क्या बोला हमने? 1237 ईस्वी में राजदेव के द्वारा आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया गया और इन्हीं कदमी महलों में दोस्तों कच्छावा शासकों का राज तिलक होता था। ये चर्चा हम कर चुके हैं दोस्तों। 1527 ईस्वी में एक शासक हुआ है कच्छावा राजवंश का, उसका नाम है दोस्तों पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा। एक घटना की तरफ मैं आपका ध्यान निश्चित तौर पर आकर्षित करवाना चाहूंगा। वो घटना यह है दोस्तों, 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? भरतपुर में खानवा का युद्ध लड़ा गया। किस किस के मध्य लड़ा गया? मुख्य तौर पर राणा सांगा वर्सेज बाबर। राणा सांगा ने उस युद्ध से पहले एक प्रथा को जीवित किया था। उस प्रथा का नाम है दोस्तों पाती पर्वन प्रथा। पाती पर्वन प्रथा का अर्थ यह है कि अनेक राजपूत शासकों को राणा सांगा के द्वारा बाबर के विरुद्ध युद्ध में लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया। अनेक सारे राजपूत योद्धा, राजपूत शासक अलग अलग रियासतों से राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए भी आए। और दोस्तों उन्हीं शासकों में एक नाम है पृथ्वीराज कच्छावा। ये भी राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए, खानवा के युद्ध में भाग लेने के लिए आया था। अब देखो दोस्तों एक आश्चर्यजनक बात क्या है? 1527 में कच्छावा शासक पृथ्वीराज कच्छावा राणा सांगा की तरफ से मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए, राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए खानवा की मैदान में आ गया। और लगभग इसी घटना के 50 साल बाद में, यानी कि लगभग 49 साल बाद में, यानी कि 1576 में राणा सांगा की वंशावली में आगे शासक बनता है महाराणा प्रताप।
और पृथ्वीराज कच्छावा की आगे वंशावली में शासक बनता है मानसिंह। एक समय जब कच्छावा और राणा दोनों ही मुगलों को भारत से बाहर भेजने के लिए, बाहर फेंकने के लिए खानवा के मैदान में आ डटे थे, उसी के 50 साल बाद में दोस्तों कच्छावा शासक मानसिंह राणा शाखा सिसोदिया शाखा के महान प्रतापी ओजस्वी शासक महाराणा प्रताप को पराजित करने के लिए, अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए हल्दी घाटी के मैदान में आ डटता है। यानी कि 50 साल पहले दोनों साथ साथ लड़ रहे थे मुगलों को हराने के लिए, मुगलों को भारत से बाहर फेंकने के लिए, और 50 साल बाद में ही ये जो कच्छावा शासक है ये मुगलों के साथ हो गए। आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध भी इन्होंने बनाए थे, सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता भी इनके द्वारा स्वीकार की गई है। सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारी चर्चा का विषय ये है कि स्थितियां कितनी जल्दी परिवर्तित होती है। पृथ्वीराज कच्छावा जो कि कच्छावा शासक है, यह राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में भाग लेता है और इसी के आगे वंशावली का शासक मानसिंह उसी राणा सांगा के आगे के वंशज महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के मैदान में आ डटता है मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। ये चर्चा हमने कर लिया। अब एक और चर्चा दोस्तों हम लगातार यहीं पर कर लेते हैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित हो जाए उस घटना की तरफ। करें भाई, आपका ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं। चलो इधर से कर लेते हैं आपका ध्यान, या फिर दूसरी जगह तो नहीं है ध्यान। हाँ दोस्तों, कच्छावा राजवंश जो है इसका एक शासक हुआ है नरु। क्या नाम है भाई? नरु। कच्छावा राजवंश का एक शासक हुआ है, उसका नाम है नरु। और एक दूसरा शासक हुआ है, उसका नाम है शेखा। कच्छावा राजवंश का एक शासक हुआ था, उसका नाम है नरु, दूसरा शासक हुआ था शेखा। इस नरु के द्वारा कच्छावा राजवंश से एक शाखा निकली और उस शाखा को कहा जाता है नरुका। क्या कहा जाता है? नरुका। मानसिंह नरुका का नाम सुना है आपने? तात्या टोपे की भूमिका अगर आपने पढ़ी हो 1857 की क्रांति में, तो मानसिंह नरुका नामक व्यक्ति ने ही नरवर के जंगलों में किसको पकड़ाया था? श्रीमान तात्या टोपे को पकड़ाया गया था। और वो नरुका का संबंध कच्छावा राजवंश से ही, यानी कि जो नरुका शाखा निकली है वो कच्छावा से निकली है। इसके अलावा दोस्तों शेखा से शेखावत शाखा निकली है। शेखा से कच्छावा राजवंश की शेखावत शाखा निकली है। और शेखावत जो शाखा ने जिस क्षेत्र में शासन किया वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? शेखावटी कहलाता है। यानी कि चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर का भी कुछ भाग है उसमें। शेखा के द्वारा या फिर शेखावत राजपूतों के द्वारा जिन क्षेत्रों में शासन किया गया, कालांतर में वो क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाने लगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कच्छावा राजवंश ने ढूंढाड़ तथा शेखावटी में शासन किया था। ये दोस्तों आज हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया है किसके बारे में? कच्छावा राजवंश के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन का मतलब इनका अधिकार क्षेत्र क्या रहा, इन्होंने कहाँ पर शासन किया, कच्छावा राजवंश का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, कच्छावा शब्द निकला कहाँ से, सूर्यमल मिश्रण इसके बारे में क्या कहते हैं, GH ओझा इसके बारे में क्या कहते हैं, संस्थापक कौन था, दुले राय का क्या योगदान रहा है, दुले राय ने किन किन को परास्त किया है, दौसा को राजधानी किसने बनाया था, जमुआई माता का मंदिर किसने बनाया था, जमुआ रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया था, आमेर को राजधानी किसने बनाया था। आज दोस्तों हम इस छोटी सी क्लास में 3 राजधानियों की चर्चा कर चुके हैं और एक ही राजधानी अपनी बची हुई देखा जाए तो एक राजधानी मतलब जो कच्छावा शासकों की दोस्तों 4 राजधानियां रही हैं। एक रही है दौसा, आज ही पढ़ चुके हैं। दूसरी रही है जमुआ रामगढ़, आज ही पढ़ चुके हैं। दौसा और जमुआ रामगढ़ दोनों ही किसने बसाई थी? दुले राय के द्वारा, यानी कि दोनों ही राजधानियां दुले राय के द्वारा बनाई गई थी। आमेर जो राजधानी किसने बनाई थी? कोकिल देव ने बनाई थी। और बहुत लंबे समय तक, लगभग यूं मान के चलो आप, लगभग 500 सालों तक आमेर कच्छावा शासकों की राजधानी रही है। उसके बाद में जयपुर का निर्माण होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे से जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जयपुर का निर्माण कब हुआ, कब राजधानी बनेगी,
क्यों बनाई गई, सारी चीजें हम पढ़ेंगे उसके बाद में। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है कच्छावा राजवंश के बारे में, एक सामान्य इंट्रोडक्शन लिया है, बेसिक चीजें आज समझने की कोशिश की है। कल से हम प्रॉपर तरीके से प्रत्येक इनके बारे में जो भी शासक आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हम बहरमल की बात करेंगे, भगवंत दास, मान सिंह, मिर्जा जय सिंह, सवाई जय सिंह, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, सभी शासकों की हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।